हाँ तो दोस्तों कैसे हो। आज स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना फॉर चैप्टर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या करते हैं, रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें अभी तक हम लोगों ने जितने भी चैप्टर रिवाइज किए हैं सब वीडियोस डाले हुए हैं। इनकम टैक्स का अलग प्लेलिस्ट है, वो तो पूरा ख़त्म ही हो चुका है। जीएसटी का अलग प्लेलिस्ट है। दोनों आरटीपी हम लोग ने सॉल्व कर ली है। कम से कम टाइम में जीएसटी का फटाफट रजिस्ट्रेशन चैप्टर का रिविजन करते हैं। उससे पहले हम लोग ने कौन कौन से सेक्शन देख लिए। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड, सेक्शन 2 डेफिनेशन, 3 से लेकर 6 तक एडमिनिस्ट्रेशन है, 7 सप्लाई है, 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई है, 9 जो है चार्जिंग सेक्शन है, 10 आपका कंपोजिशन लेवी है, 11 एग्जाम्पशन है, 12 से लेके 14 टाइम ऑफ सप्लाई है, 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई है, 16 से 21 जो है आईटीसी है, 22 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? हाँ जी। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं लिखा। रजिस्ट्रेशन फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। जब रजिस्ट्रेशन करोगे ही नहीं तो जीएसटी लेओगे दोगे कैसे, ठीक है, वही सेकंड पॉइंट लिखा है। थर्ड पॉइंट में लिखा है आपको जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करना है, ना कि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि एसजीएसटी मॉडल है, ड्यूअल मॉडल है। और जो रजिस्ट्रेशन होगा जीएसटी का वो पैन बेस होगा, मतलब एक बार एक पैन के ऊपर आप रजिस्टर करते हो तो वही पैन के ऊपर आप दूसरे स्टेट में भी क्या करोगे, रजिस्टर करोगे, ठीक है। सेक्शन 22 पे आते हैं भाई। बेसिक बातें करता है किस किस को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो पहला ही पॉइंट लिखा है एवरी सप्लायर, हर एक सप्लायर जो क्या करता है, टैक्सेबल सप्लाई करता है। मतलब अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो, जैसे कि आप अल्कोहल वगैरह का सप्लाई करते हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह का सप्लाई करते हो, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की यहाँ बात नहीं है। टैक्सेबल सप्लाई करना जरूरी है। दूसरा, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो जाता है स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट। स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग टाइप की है जो कि हम नीचे देखेंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी। तो पहला पॉइंट क्या है, टैक्सेबल सप्लाई करोगे और एग्रीगेट टर्नओवर। अभी एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम में बहुत अच्छे से देखा था, फिर भी बताता हूँ। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब यह है कि आप यहाँ पे बैठे हो, आपकी तरफ से जो भी तरीके का सेल हो रहा है, चाहे इंट्रा स्टेट हो, चाहे इंटर स्टेट हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे नॉन टैक्सेबल हो, चाहे टैक्सेबल हो, कुछ भी तरीके का आप सेल कर रहे हो, वो सब एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होता है। बट आप अगर कोई सर्विस लेते हो या गुड्स लेते हो जिसके ऊपर आप आरसीएम में टैक्स भर रहे हो, जैसे ये लॉयर है, लॉयर आपको सर्विस देगा तो आपको आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा। ये जो सर्विस है, ये आपका ये जो भी अमाउंट होगा ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। दूसरा, कोई भी जीएसटी टैक्स वाला पार्ट आपका एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। यहां तक सिंपल है, क्लियर है? हाँ जी। जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो ऑल ओवर इंडिया का देखा जाएगा पैन बेसिस पे। मतलब टोटल आपकी स्टेट में जितने भी स्टेट्स में जो भी ब्रांचेस है सबका मिला के टोटल देखा जाता है एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। एग्रीगेट टर्नओवर जनरली किसके लिए यूज होता है पता है? लिमिट्स चेक करने के लिए। आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना, आपको कंपोजिशन स्कीम में आना है कि नहीं आना, ये सब चीज़ों के लिए क्या यूज होता है, एग्रीगेट टर्नओवर यूज होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो नीचे आते हैं। अगर इन नॉर्मल केस आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा, अगर नॉर्मल केस में आपका 20 लाख रुपया एग्रीगेट टर्नओवर हो जाता है, मतलब 20 लाख क्रॉस हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आपका साल में 20 लाख क्रॉस हो जाता है सेल्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट टर्नओवर की बात हो रही है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना पड़ेगा। बट अगर आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में हो, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट कैसे याद रखना है, त्रिमूर्ति होता है ना, एक एम एक एन। त्रिमूर्ति यानी 3 यानी त्रिपुरा, फर्स्ट एम यानी मिजोरम, सेकंड एम यानी मणिपुर, एन यानी नागालैंड। अगर ये स्टेट में आपका बिजनेस है तो 10 लाख रुपया भी, अगर 10 लाख भी क्रॉस हो गया है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहां तक क्लियर? हाँ जी। फिर नीचे आते हैं, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो ऑफ गुड्स, सर्विसेज नहीं, सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई, वो भी सिर्फ गुड्स का। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है, एक ही स्टेट के अंदर, एक ही यूटी के अंदर आप क्या करते हो, सिर्फ गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज का नहीं, सिर्फ गुड्स। तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 40 लाख कर दिया जाएगा, 20 लाख को बढ़ा के 40 लाख कर दिया जाएगा। यहां तक क्लियर है?
हाँ जी, तो 40 लाख में कुछ एक्सेप्शन है, पहले वो देख लेते हैं। अगर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो कि सेक्शन 24 में नीचे दिया है करवाना है तो आपका 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो किसके, नोटिफाइड गुड्स के। नोटिफाइड गुड्स कहाँ पे पड़ा था, कंपोजिशन स्कीम में पड़ा था। अगर पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, आइसक्रीम, इसके मैन्युफैक्चरर हो, सिर्फ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर नहीं, तो आपको ये 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, कौन से स्टेट में, एक तो सेक्शन 22 में ऊपर जो त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड है वो स्टेट, वहां पे तो 10 लाख एप्लीकेबल है, और बाकी 3:2:1 वन यानी क्या, एक पहाड़ी स्टेट उत्तराखंड, 2 साउथ के स्टेट तेलंगाना और आपका पुडुचेरी, करेक्ट है, और 3 नॉर्थ के स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम। अगर ये स्टेट से आप सप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे 20 लाख ही एप्लीकेबल होगा। और अगर स्पेशल कैटेगरी से करते हो, मतलब वो अगर त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड से करते हो तो आपका कितना एप्लीकेबल होगा, 10 लाख एप्लीकेबल होगा। बाकी अगर सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो 40 लाख एप्लीकेबल होगा। इज इट क्लियर? फिर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन से वही प्लेस ऑफ बिजनेस का करना है जहां पे टैक्सेबल सप्लाई होता है, एग्जेम्प्ट हो गया या नॉन टैक्सेबल हो गया, वो सब सप्लाई कर रहे हो तो वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तो भी चलेगा। जैसे आपका एक दारू का दुकान है, दारू की दुकान के लिए जीएसटी का कोई है ही नहीं एप्लीकेबिलिटी, तो वहां पे भले जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, भले 50 करोड़ सेल हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वो रिस्पेक्टिव एक्साइज वैट वगैरह का लेके बैठे हो। फिर पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो बिजनेस का, जैसे कि आपका क्या हो रहा है, अमालगमेशन हो रहा है, आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ भी, या फिर आप प्रोप्राइटर थे, आपका बिजनेस का सक्सेशन हो चुका है क्योंकि आप दुनिया से चले गए हो, ऐसा कुछ चेंज होता है, तो आपको, अगर आपका सक्सेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन कब तक लेना पड़ेगा, डेट ऑफ ट्रांसफर तक लेना पड़ेगा। और अगर वेयर द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड परसुएंट टू द सैंक्शन ऑफ स्कीम ऑफ अमालगमेशन या डीमर्जर, या 2 और मोर कंपनीज का डीमर्जर हो, बेसिकली, ठीक है, तो जब आपका हाईकोर्ट का ऑर्डर या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है तो ट्रांसफरी इज टू बी रजिस्टर्ड द डेट ऑन विच रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इश्यूज अ सर्टिफिकेट। मतलब ये देखो, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, इन दोनों को बना के ए बी बन गए। ये कौन है, ट्रांसफरर है, ये कौन है, ट्रांसफरी है। तो जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया है, तब तक आपको क्या करना है, ट्रांसफरी को रजिस्ट्रेशन ले लेना है। ट्रांसफरी कौन है, ये ए बी है। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन 22 के बाद 24 पे आते हैं, 23 इसके बाद करेंगे। 24 बोलता है कि कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना जिंदगी में कंपलसरी होता है, मतलब तुम कुछ भी काम करो तुम्हें तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, मतलब लेना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? हाँ जी, तो इसके लिए एक मैंने मेमोनिक बनाया था, ROSCINET, आप मेरा इंस्टाग्राम देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने कि क्या मेमोनिक का क्या मतलब होता है। तो फटाफट यहाँ पे क्या करते हैं मैं बताता हूँ। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, कौन सा इंटर स्टेट सप्लाई, वो भी किसका, गुड्स का, सिर्फ गुड्स का, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर सर्विसेज का करोगे तो आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मिल जाएगा, 20 लाख 10 लाख जो भी है। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, आपको पता होगा, तो आप यहाँ पे ले सकते हो, मतलब लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर आप RCM में क्या लेते हो, सर्विस लेते हो, आप रिसिपिएंट हो, मतलब अगर आप लॉयर से कोई सर्विस ले रहे हो या भी जो भी वो RCM की सर्विसेज या गुड्स है, अगर आप RCM में क्या करने वाले हो, पेमेंट करने वाले हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। चौथा, अगर आप NRTP हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, CTP NRTP क्या होता है, रजिस्ट्रेशन में ही आगे देखेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी। अगर आप ECO हो, जिसको क्या करना है, कलेक्ट करना है TCS अंडर सेक्शन 52 या फिर 95 वाले ECO हो, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना क्या है, लेना पड़ेगा। बट हाउएवर सेकंड वाले में थ्रेशोल्ड वाला बेनिफिट मिलेगा। 6 वैसे भी ECO वाला CA इंटर वगैरह में इतना इन डिटेल है ही नहीं। 6 है पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, मतलब अगर आपको GST का TDS डिडक्ट करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 7वां, अगर आप क्या करते हो, टैक्सेबल सप्लाई करते हो बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, मतलब आप एजेंट हो, आप कोई प्रिंसिपल जो कि आपका टैक्सेबल है उसकी सप्लाई करते हो, तो आपको भी क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो भी आपको क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप OIDAR सर्विसेज सप्लाई करते हो, ये अपना इंटर एग्जीक्यूटिव लेवल पे है ही नहीं, तो भी आपको कंपल्सरी
कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप वो पर्सन हो जो टैक्स भरता है रिवर्स चार्ज 95 के रिवर्स चार्ज में, जिसमें आपको ओला वाली जो टैक्सी रेंटिंग, हाउस कीपिंग की सर्विस, या फिर तीसरी कौन सी, ओयो रूम्स, मतलब कोई भी रूम का अगर आप सर्विस दे रहे हो थ्रू ईसीओ तो यहाँ पे आता है। और कोई और पर्सन को चाहे तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकता है, नोटिफाइड कर सकता है। इतने लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सेक्शन 24 में। सेक्शन 23 की बात करें तो सेक्शन 23 में बोला है गवर्नमेंट ने कि किसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो सिंपल चीज़ें बोली है। सबसे पहले बोला है कि ऐसा आदमी है जो या तो टैक्सेबल सप्लाई नहीं करता या होली एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल, इन सब का, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है जो क्या करता है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड से जो भी प्रोड्यूस निकलता है उसका सप्लाई करता है। और यहाँ पे कौन एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल और HUF। तो अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट कोई, तो वो क्या, उसको GST रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। पर अगर वो कोई और सप्लाई में भी एंगेज है तो उसको वो अलग अलग सप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल और HUF एग्रीकल्चरिस्ट। ये 2 पॉइंट तो देखो कानून में ही लिखे थे। फिर बी में क्या लिखा है कि कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने क्या किया है, एग्जेम्प्ट किया है कि भाई तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि रिवर्स चार्ज में सप्लाई कर रहा है, मतलब आप वो लॉयर हो जो RCM में सप्लाई करते हो जिसका टैक्स सामने वाला बढ़ता है, तो ये पर्सन को क्या नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, अगर कोई पर्सन है जो कि सर्विसेज का क्या करता है, इंटरस्टेट सप्लाई करता है, तो 20 लाख 10 लाख का टर्नओवर एप्लीकेबल होगा। देखो ऊपर गुड्स था, अगर इंटरस्टेट गुड्स का सप्लाई करते हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, बट अगर सर्विसेज का करते हो तो टर्नओवर का बेनिफिट मिलता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अगर कोई पर्सन, थर्ड और फोर्थ पॉइंट सिमिलर है, देखो बताता हूं। अगर कोई भी पर्सन या कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या करता है, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, किसका करता है, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का करता है, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का करता है, कितने तक करता है, 20 लाख तक करता है, 20 लाख तक करता है, तो फिर क्या होगा, तो उसके बारे में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि कहां पे GST रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन के से क्या हो जाओगे, एग्जेम्प्ट हो जाओगे। अंदर कंडीशन दोनों में सेम है, बट आपको क्या करना है, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई करना है, या ऐसे नोटिफाइड प्रोडक्ट। अभी नोटिफाइड कौन सा प्रोडक्ट है वो अपने को जानने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, नोटिफाइड प्रोडक्ट का सप्लाई करना है, जिसको किसने बनाया है, कोई क्राफ्टमैन में बनाया है, क्राफ्ट्समैन ने बनाया, मतलब जो वो हस्तकला वाला काम करते हैं ना। और इसमें प्रीडोमिनेंटली क्या हैंड यूज हुआ है, हाथों से बनाया है, मशीन नहीं यूज हुई है। 2, मशीनरी में भी ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस, मतलब छोटी मोटी कहीं जगह पे मशीनरी भी यूज हो गई है तो चल जाएगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पर कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि आपका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं होना चाहिए 20 लाख या 10 लाख से। और दूसरा, सच पर्सन क्या पैन लेना चाहिए, उसका पैन होना चाहिए, और उसने ईवे बिल जनरेट किए रहने चाहिए ट्रांसफर के टाइम पे। तो यहां पे मतलब देखो बड़ा ही सिंपल है। ऊपर क्या देखा था, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो कोई भी गुड्स का तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, हाँ जी। बट अगर आप ये गुड्स का क्या करते हो, सप्लाई करते हो, भले ही इंटरस्टेट करते हो, टैक्सेबल करते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर आपका एग्रीगेट वैल्यू कितना है, 20 लाख या 10 लाख तक है, और आपने पैन लिया है, आप ईवे बिल जनरेट करते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? फिर ऊपर मैंने एजेंट के बारे में बताया था, पता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है एजेंट का, अगर आपका प्रिंसिपल टैक्सेबल है तो। उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि हम क्या करते हैं, समझते हैं। एजेंट हम लोग ने इन डिटेल देखा था पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, मतलब अगर प्रिंसिपल से एजेंट सामान जाता है या एजेंट से प्रिंसिपल सामान जाता है तो आपका वो सप्लाई माना जाएगा, भले ही कंसिडरेशन नहीं है, पर किसके नाम पे बिल इश्यू होता था वो इंपॉर्टेंट था, हाँ जी। उसके रिलेटेड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में कुछ पॉइंट है, समझ लेते हैं। सिंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सबसे पहले मैंने बताया एग्रीकल्चरिस्ट के लिए क्या है कि GST में ना तो रजिस्ट्रेशन लेना, और एग्जम्पशन चैप्टर जब पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चरिस्ट को कुछ एग्जम्पशंस मिलते हैं, करेक्ट है। तो उसमें क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो उस कमीशन एजेंट को GST में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, भले ही आप क्वालिफाई होते हो शेड्यूल 1 के हिसाब से, किसमें, एजेंट के, ठीक है। एज पर सेक्शन 24, सेक्शन 24 में हम लोग ने देखा था कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। पर्सन लायबल टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ऐसा पर्सन जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, लायबल है, अगर वो क्या करता है, टैक्सेबल सप्लाई करता है, ऐसे पर्सन का जो कि टैक्सेबल सप्लायर है, मतलब ये प्रिंसिपल का ये एजेंट क्या करता है, सप्लाई करता है,
तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल भी टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और जो सप्लाई है वो क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल होनी चाहिए, सिंपल है। अगर कमीशन एजेंट जो कि आरसीएम में टैक्स भरता है तो उस आदमी को भी क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब ये एजेंट है, कमीशन एजेंट है, ये ऐसी कोई सर्विस ले रहा है जिसमें आरसीएम में इसको कंपलसरी टैक्स भरना है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सिंपल है। फिर एक पेज खाली रखा है ताकि वो चार्ट बना सको आप, वो साइड रखते हैं और अभी आ जाते हैं सेक्शन 25 पे, नेक्स्ट सेक्शन जो कि है अभी भी देखो मेन जो सेक्शन 22, 23, 24 यही बताता है कि किसको रजिस्ट्रेशन लेना है किसको नहीं लेना है। अभी 25 से किस चीज़ की बात होगी, अभी से बात होगी अलग अलग चीज़ों की। जैसे सबसे पहले वेयर एंड बाय व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कहाँ और कब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाए। तो देखो दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला बाकी जितने भी पर्सन है वो, और दूसरा सीटीपी और एनआरटीपी। बाकी जितने भी पर्सन है वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिस स्टेट में या जिस यूनियन टेरिटरी में वो लायबल है, सीटीपी एनआरटीपी भी वहीं अप्लाई करेगा। कब करेंगे, विद इन 30 डेज करेंगे फ्रॉम डेट ऑफ बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब जिस दिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो गया या आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ गए, उसके 30 दिन के अंदर आप क्या कर दोगे, उसके 30 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दोगे। बट सीटीपी और एनआरटीपी कब करेगा, 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब 5 दिन पहले, बिजनेस जब स्टार्ट कर रहा है उसके 5 दिन पहले ही वो अप्लाई कर देगा। इसके बारे में पूरा अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा मैं, जिसमें वो वाला एडवांस टैक्स आपको जमा कराना पड़ता है। सेक्शन 25(2) बात करता है आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब आपको सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, हर एक स्टेट के लिए, हर एक ब्रांच जितनी है उसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर एक ही स्टेट में एक एंटिटी की, एक स्टेट में एक एंटिटी की 2 ब्रांचेस है तो वो एक रजिस्ट्रेशन ले सकता है, जिसमें एक ब्रांच को प्रिंसिपल प्लेस बता देगा और बाकी से जितने भी ब्रांचेस हैं उनको एडिशनल प्लेस बता देगा। अभी एक सवाल ये उठता है कि समझो इफ पर्सन है मल्टीपल ब्रांच वन स्टेट इट इज नॉट कंपलसरी टू, मतलब देखो कैसा है, एक स्टेट है, इसमें एक इसकी ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, करेक्ट है। अभी अगर ये चाहे तो ये क्या सब अलग अलग जितने भी ब्रांच है सबका सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता है या एक ही रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो देखो पहले कैसे होता था, पहले की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। जब भी मैं जीएसटी पढ़ा था 2-3 साल पहले, तभी ऐसा था कि अगर आपका सेपरेट बिजनेस वर्टिकल है तो आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब मेरा एक वर्टिकल क्या है, एक बिजनेस है टीचिंग का, दूसरा मेरा वर्टिकल है मैं मिठाई बेचता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग लेना पड़ेगा। अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, आपके ऑप्शन पे है, आपको एक लेना है तो एक ले लो, अलग अलग लेना है तो अलग अलग ले लो। इफ पर्सन हैव मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन वन स्टेट इट इज नॉट कंपलसरी टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन बट एट इट्स ऑप्शन, उसके ऑप्शन पे अगर वो चाहे तो क्या कर सकता है, सेम रजिस्ट्रेशन ले सकता है। फॉर्म REG 01 में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, जो कि आगे देखेंगे। सेक्शन 25(3) की बात करें तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, आप एक्चुअली ना तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में लायबल हो, ना आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है, मतलब ना तो आपका वो क्रॉस हुआ है टर्नओवर 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, फिर भी आप अगर चाहो तो आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। जनरली क्यों लिया जाता है, अगर मेरे को बहुत बड़ी पार्टी के साथ बिजनेस करना है तो वो मेरे से कुछ खरीदेगा ही नहीं अगर मेरे को जीएसटी नंबर मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसका क्रेडिट अटक जाएगा, क्योंकि मैं तो विदाउट जीएसटी बिल दूंगा उसको। तो वो ऐसे पर्सन के साथ चाहेगा ट्रांजैक्शन करना जो क्या हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। दूसरा ये होता है कि जब हमको अपने बिजनेस को, नया बिजनेस होता है, बड़ा दिखाना होता है, बड़ा मतलब अगर मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो ऑब्वियस ही बात है मेरा 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है तो लोगों पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो इसके लिए भी लोग ले लेते हैं बड़े लोगों के साथ ट्रांजेक्शन करने के लिए। सेक्शन 25(4) और 25(5) डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, ये चैप्टर 2 सप्लाई में मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज करा दिया था, तो अभी बार बार एक ही चीज को करा के कोई मतलब नहीं है। पैन इज मस्ट फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट एनआरटीपी, मतलब अगर आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी का लेना है तो वो भाई पैन बेस ही होगा। आपके पास पैन कार्ड तो होना ही चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। बट एनआरटीपी मतलब जो फॉरेनर होता है, इंडिया में आता है, वो आगे देखेंगे कैसे ले सकते हैं, वो पासपोर्ट बेसिस पे भी ले सकता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया बट जो ऑफिसर है, डिपार्टमेंट है, उसको लगता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था क्योंकि आपका शायद टर्नओवर क्रॉस हो चुका हो या आप कंपलसरी में हो, तो वो क्या करेगा, वो अगर चाहे
इफ प्रॉपर ऑफिसर फाइंड दैट पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन हैज फेल्ड टू अप्लाई फॉर सच रजिस्ट्रेशन, उसको क्या लगता है आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, वो ऑफिसर क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है आपको ऑन टेम्पररी बेसिस, वो आपको टेम्पररी बेसिस पे रजिस्टर कर देगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप उसकी बात मान लोगे, बोलोगे हाँ भाई मेरी से गलती हो गई, या आप बोलोगे नहीं मेरी गलती कुछ नहीं है, मुझे नहीं लेना है रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप बात मान लेते हो तो आपको 90 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, एप्लीकेशन कर देना है जिस दिन इसने आपको टेम्पररी रजिस्टर किया है। सबमिट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। अगर आप बात नहीं मानते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसके सामने अपील कर सकते हो। एक बार अपील का फैसला आपके खिलाफ आता है, मतलब अपीलेट अथॉरिटी क्या बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना है। फिर UIN की बात करें तो UIN किसके लिए यूज होता है, जो ये मैंने नोट लिखाया था अगर आपको याद होगा तो क्लास में, जो भी एम्बेसी है या यूनाइटेड नेशन की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोटिफाइड किया है, कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, ये लोग अगर इंडिया में आते हैं तो ये जगह जगह GST पे करेंगे, तो UIN के बेसिस पे इनको क्या मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है। इज इट क्लियर? तो बस उसके लिए यूज होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। और अब बात करते हैं आगे बढ़ के प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, GST रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले ये समझो, ये नीचे जितने भी प्रोसेस दी हुई है ये 4 लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, NRTP के लिए एप्लीकेबल नहीं है, TDS TCS वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, OIDR वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इनका रजिस्ट्रेशन कोई अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने आपको अगर याद होगा तो क्लास में लिखवाया था, याद है, हाँ जी, प्रोसेस पूरा लिखवाया था। तो मैं यहाँ पे आपको फटाफट वो, अगर आपके पास पेज है आपने लिखा है तो खोल दीजिए सामने, नहीं है तो मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर एक पर्सन जो कि रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है या फिर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, वो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए और डिक्लेयर करेगा अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और फिर स्टेट या यूटी में जो भी है ये पार्ट ए में करेगा। देखो सबसे पहले तुम ये स्कीम समझो, ये कैसा होगा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको क्या करना है, ये आपका काम है, मतलब अगर मेरे को रजिस्ट्रेशन चाहिए तो मैं जो चीजें इंफॉर्मेशन डालूंगा वो पार्ट 1 में डालूंगा, करेक्ट है। पार्ट 2 किसका काम है, डिपार्टमेंट का काम है, ये आपका काम नहीं है। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। पार्ट 1 में अब आपको क्या करना है, 2 चीजें करनी है। एक तो पार्ट ए में कुछ डिटेल डालनी है, पार्ट बी में कुछ डिटेल डालनी है। पार्ट ए में जो अभी मैंने बताया, पैन कार्ड डाल दो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस वगैरह, जो है एड्रेस नहीं बेसिकली कौन सा स्टेट है उसको OTP के थ्रू वेरीफाई कर दो, तो आपके पास TRN नंबर आ जाएगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। वो TRN के बेसिस पे आप क्या करो, पार्ट बी फिल कर दो। ये आपका काम है। तो बताता हूं मैं, सबसे पहले आपने पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वैलिडेट कर दिया, मतलब OTP के थ्रू। पैन वैलिडेट ऑनलाइन हो जाएगा CBDT के डेटाबेस से, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिडेट हो जाएंगे पासवर्ड मतलब OTP से। फिर आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, TRN मिलेगा, जो कि आपको कम्युनिकेट होगा एप्लीकेंट को ऑन आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे। TRN को यूज करके आप पार्ट बी फिल कर सकते हो। पार्ट बी में आप क्या डालोगे, पार्ट बी में आप जो बेसिक डिटेल्स होती है, जैसे कि एप्लीकेशन कंटेंट्स डिटेल्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, जुरिस्डिक्शन, ऑप्शन ऑफ कंपोजिशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, ये सब चीजें आप क्या करोगे, यहाँ पे डाल दोगे। आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा ये टाइम पे, बट अगर आप बाद में भी कर सकते हो, आधार ऑथेंटिकेशन में अलग से समझाऊंगा कैसे क्या होगा। यहाँ तक क्लियर है? जब आपको ये मिलेगा तो TRN मिलेगा, उसके साथ आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो पार्ट बी पर। CTP जो है अप्लाई करने के लिए TRN मेकिंग एडवांस डिपॉजिट टैक्स, मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसको एडवांस टैक्स भी जमा कराना पड़ता है। तो वो TRN के बेसिस पे क्या करेगा, एडवांस टैक्स भी जमा करा देगा। ये पार्ट 1 खत्म हो गया। अभी पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन और देखेगा कि डॉक्यूमेंट है कि नहीं। तो देखो 2 चीज होगी, या तो डॉक्यूमेंट उसको सब सही मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। अगर डॉक्यूमेंट सब सही मिल जाते हैं तो आगे जाना है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं तो क्या करेगा, 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस इश्यू करेगा जिसमें वो क्लैरिफिकेशन मांगेगा, इंफॉर्मेशन मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा।
करेक्ट। नोटिस मे बी इश्यूड नॉट लेटर देन 30 days फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन, उसके बाद नहीं हो सकता। तो अगर देखो दो चीजें हुई थी, डॉक्यूमेंट उसको सही सलामत मिल गए या डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो वो शो कॉज नोटिस भेज देगा, उसको साइड में रखते हैं, ये समझते हैं कि डॉक्यूमेंट मिल गए उसको टाइम पे। अगर उसको डॉक्यूमेंट मिल गए तो वो 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या करेगा, साइट वेरिफिकेशन करेगा। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, अगर आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है तो फिर साइट वेरीफाई नहीं करेगा, अगर ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो साइट वेरिफिकेशन करेगा। क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। अगर उसको डॉक्यूमेंट प्रॉपर मिल गए हैं, आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है तो 7 दिन के अंदर अंदर क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन दे देगा अंडर जीएसटी REG 06। REG 01 में आप अप्लाई करते हो, REG 06 में आपको क्या मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। ये खत्म हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, जो शोकॉज नोटिस भेजा था 7 दिन के अंदर अंदर, आपको क्या करना है, एप्लीकेंट को उसके रिलेटेड क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो मांगे थे वो 7 दिन में आपको क्या करने हैं, डिपार्टमेंट को देते हैं। अगर आप नहीं देते हो तो क्या हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप दे देते हो तो प्रॉपर ऑफिसर उससे सेटिस्फाई है या नहीं है वो देखा जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई है तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा अंडर REG 06। तो देखो कुछ नहीं है, शो कॉज नोटिस का हर जगह पे आप देखोगे या तो 7 days है या 30 days है। शो कॉज नोटिस जहां पे भी आता है 90% 7 आते हैं। डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे मतलब क्या है पता है, कुछ 3 ऐसे सिनेरियो दिए हैं जितने टाइम में, अगर उतनी टाइम में अगर जो डिपार्टमेंट है वो एक्शन नहीं लेता है तो आपका रजिस्ट्रेशन भले ही पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है फिर भी आपको मान लिया जाएगा कि आप रजिस्टर हो चुके हो। If proper officer failed to take any action in the following cases within the stipulated time, the application for grant of registration shall be deemed to be approved. पहला, अगर जो पर्सन है उसने या तो आधार ऑथेंटिकेट कर दिया है या उसको आधार ऑथेंटिकेट करना ही नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है, तो 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन देना था। अगर 7 दिन में नहीं दिया है तो आपका रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा कि हो चुका है अप्रूव। दूसरा, अगर पर्सन आधार ऑथेंटिकेट नहीं करता है या उसने ऑप्ट नहीं किया है तो ये केस में नीचे देखेंगे, पहले ये 21 days हुआ करता था, अभी ये इसको 30 days कर दिया है। तो 30 days में प्रॉपर ऑफिसर को कुछ काम करना होता है, अगर नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। तीसरा, अगर प्रॉपर ऑफिसर नोटिस इश्यू करता है CID के लिए फ्रॉम एप्लीकेशन और 7 दिन के अंदर आप जवाब वगैरह दे देते हो और वो कुछ एक्शन नहीं लेता तो आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। फिर बात करते हैं आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह क्या होता है। तो सबसे पहले आधार ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, आपका आधार कार्ड को क्या कर रहे हो, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि आप वही आदमी हो। तो आधार ऑथेंटिकेट का प्रोसेस कैसा है, पहला वो समझ लो कि एक बार आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो GST सिस्टम आपको आपके नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजेगा। वो लिंक ओपन करोगे तो आधार ऑथेंटिकेशन का विंडो खुल जाएगा। उसके ऊपर आपका आधार नंबर, OTP वगैरह डाल देना। आपको अपने समझो कोई कंपनी वगैरह है तो उसका जो भी ऑथोराइज सिग्नेचर है उसके आधार कार्ड से आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ऑन सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन आपका जो भी डेटा है, डिटेल है, वो क्या हो जाएगा, GST में ले लिया जाएगा। क्लियर? हाँ जी। फिर ऊपर आता है कि आधार ऑथेंटिकेशन किसको करना है। तो देखो, आधार ऑथेंटिकेशन नए लोगों को भी करना है, पुराने लोगों को भी करना है। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको तो कंपलसरी ऑथेंटिकेट करना ही है। नए लोग कैसे करेंगे, तो देखो 2 लोग होंगे, या तो इंडिविजुअल होगा, उसका तो खुद का आधार नंबर होगा। दूसरा, कोई कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, उसका आधार नंबर नहीं होगा पर उसका जो भी की मैनेजरल पर्सन है जैसे कर्ता, पार्टनर, MD वगैरह, उसके आधार कार्ड से क्या कर देना, ऑथेंटिकेट कर देना। वो ऑथेंटिकेशन क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा टू ग्रांट फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये 3rd पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 3rd पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप आधार ऑथेंटिकेशन भाई कर ही लो। अगर नहीं करोगे तो हम आपका GST रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या कर देंगे, डिले कर देंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझाता हूं। ये देखो, जनरली आप रजिस्ट्रेशन के लिए आपका क्या कब माना जाएगा कि आपने वो पार्ट B ऑफ जो फॉर्म था ना, जो पार्ट 1 था, पार्ट 2 था। पार्ट 2 तो डिपार्टमेंट का काम था। पार्ट 1 में जो पार्ट B था आपने कब फिल कर दिया है, आपने मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कब कर दिया है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेट कर देते हो तो उसी दिन, जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेट कर दिया माना जाएगा, उसी दिन आपने क्या कर दिया है, फॉर्म फिल कर दिया है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं करते हो ना तो क्या होगा पता है, जिस दिन आपने एक्चुअल फॉर्म सबमिट किया है वहां से 15 दिन के बाद, 15 डेज के बाद माना जाएगा कि आपने क्या किया है, आधार ऑथेंटिकेट किया। इज इट क्लियर? ठीक है। वेयर आधार नंबर इज नॉट असाइन, अगर आपका आधार नंबर है ही नहीं तो क्या करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। अगर आपका देखो बीच में कोविड आ गया था,
तो फिर कैसे वो टाइम पे फिजिकल वेरिफिकेशन करना तो पॉसिबल था नहीं। वैसे भी जीएसटी का स्टाफ इतना थोड़ी डिपार्टमेंट का कि हर एक का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वो क्या कर सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स का भी वेरिफिकेशन कर सकता है, पर उसके लिए उसको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा और अप्रूवल लेना पड़ेगा बड़े ऑफिसर का। यहाँ पे ये जो 21 डेज लिखा है ना, इसको क्लास में मैंने चेंज करा दिया था, 30 डेज कर देना। मतलब अगर आपको नोटिस मिला है सीकिंग क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट मे बी इश्यूड बाय प्रॉपर ऑफिसर नॉट लेटर देन 30 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है जी। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उसका आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, तो उसके लिए कोई अल्टरनेट मेथड दिया जाएगा, वायबल आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई मेथड दिया जाएगा। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है रजिस्ट्रेशन को क्या करना, वेरिफिकेशन करना थ्रू आधार ऑथेंटिकेट में, तो उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो उसका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड भी माना जा सकता है। कुछ लोगों को, ये स्टार मार्क करो, कुछ लोगों को आधार ऑथेंटिकेट करने से एग्जेम्प्ट किया गया है। इसमें चेंज आते रहते हैं, तो ये समझो अगर कोई देखो इंडिया का सिटीजन नहीं है तो उसके पास आधार कार्ड होगा ही नहीं। अगर आधार कार्ड होगा ही नहीं तो भाई वो कैसे करेगा। दूसरा, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट है या डिपार्टमेंट है उसके लिए भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड, कोई लोकल अथॉरिटी है, म्यूनिसिपलिटी है। चौथा, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून में वो बॉडी बनानी ज़रूरी ही है, जैसे जब अपना जीएसटी का काउंसिल है। पांचवा, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसने UIN अप्लाई किया हुआ है। इन लोगों को आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट, आधार ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये अमेंडमेंट है बेसिकली, जो मैंने बताया 21 डेज से 30 डेज कर दिया है ना, वही चीज़ है। फिर नोट्स पे आते हैं। देखो पहले क्या होता था, ध्यान से समझो, फटाफट मैं बोल रहा हूँ। अगर आप कोई बैंक में अकाउंट खोलने जाते हो, करंट अकाउंट, तो वो बोलते थे जीएसटी का नंबर लो। अगर आप जीएसटी में अप्लाई करने जाते थे तो बोलता था कि बैंक का अकाउंट लाओ। तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था काम। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अभी अगर आप जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हो उस दिन आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, चलेगा। आप विदिन 45 डेज में क्या करो, करंट अकाउंट खुलवा दो, या फिर जब आप रिटर्न फाइल करते हो पहला वो टाइम पे, दोनों में से जो पहले डेट आती है तब तक आप क्या कर लो, अपना बैंक अकाउंट खुला लो। इज इट क्लियर। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो आप देख सकते हो, कुछ ऐसे महान नहीं है, ये थियोरिटिकल पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन का डेट इफेक्टिव कब माना जाएगा, ये वैसे आपको कंसेप्ट पता होगा, नहीं कंसेप्ट पता है तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझो। आप समझो इस दिन क्या हुए, लायबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए, या तो आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया 20 लाख से ज्यादा, या फिर आपका क्या हो गया, कंपलसरी वाली लिस्ट में आ गए। करेक्ट है, यहाँ पे आप क्या हुए, लायबल टू रजिस्ट्रेशन हुए। अगर आपने विदिन 30 डेज आपने क्या ले लिया है, रजिस्ट्रेशन ले लिया है, विदिन 30 डेज आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो जिस दिन आप लायबल हुए थे वही दिन क्या माना जाएगा, वही दिन मान लिया जाएगा कि आपने क्या कर लिया है, आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। इसका फायदा क्या होगा, आपको क्रेडिट मिलेगा यहाँ पे। करेक्ट। अगर आपने 30 डेज में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, समझो यहाँ पे लिया है, तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा वो दिन माना जाएगा कि आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अभी नेक्स्ट आता है सीटीपी और एनआरटीपी क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क लगा के रखना, ये भी इंपॉर्टेंट। आते हैं सीटीपी एनआरटीपी के ऊपर। देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखा है। सीटीपी का डेफिनेशन, एनआरटीपी का डेफिनेशन, मतलब बताता हूँ, ध्यान से समझो। सीटीपी का मतलब क्या होता है, सीटीपी का मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मेरा महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल बना बनाया धंधा है, प्रॉपर एकदम बिजनेस मेरा चालू है। अभी मुझे कुछ एग्जीबिशन है, फॉर एग्जांपल राजस्थान, गुजरात, कहीं पे भी दूसरे स्टेट में मुझे क्या जाना है, सामान बेचना है, उसके लिए मैं वो स्टेट में जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है, वो स्टेट की गवर्नमेंट मेरा रेवेन्यू छोड़ देगी, अपना रेवेन्यू जिसके ऊपर जीएसटी लगता है? नहीं छोड़ेगी। पर यह भी तो नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ 5 दिन के लिए वहां पे जा रहा हूं और वहां पे रजिस्ट्रेशन लो। दैट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट है, वो अनड्यू हार्डशिप हो जाएगा एसएससी के ऊपर। तो वो केस में गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपका फिक्स प्लेस है जहां पे नहीं है, वहां पे जाके आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आप एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन चले जाओ। इसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोला जाता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, किसको बोला जाता है? एनआरटीपी मतलब आप फॉरेनर हो और आप इंडिया में आ रहे हो, बिजनेस के लिए आ रहे हो या किसी और पर्पस के लिए आ रहे हो, यहाँ पे जरूरत नहीं। देखो जो फर्स्ट पार्ट है सीटीपी, उसमें इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। सेकंड पार्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है।
करेक्ट है। आप फॉरेनर हो, आप इंडिया में आ रहे हो, तो आप एनआरटीपी की तरह रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। दोनों सीटीपी और एनआरटीपी जो है वो कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट नहीं ले सकते, इनका अलग ही मैकेनिज्म है। चौथा, दोनों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट करो उससे 5 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो टाइम पे आपको एडवांस टैक्स भी जमा कराना पड़ेगा, एस्टिमेट करके कि इतना मेरा टैक्स हो सकता है तो उतना टैक्स आपको जमा करा देना पड़ेगा। 6 पॉइंट में लिखा है एनआरटीपी। देखो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता है, पैन कार्ड के बेसिस पे मिलता है, पर एनआरटीपी तो फॉरेनर है, उसके पास तो पैन कार्ड नहीं होगा, तो उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा यहाँ पे बेसिस ऑफ पासपोर्ट लिख देना, बेसिस ऑफ पासपोर्ट। रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ पासपोर्ट मिल जाएगा, अलोंग विथ एप्लीकेशन साइन बाय हिज ऑथोराइज सिग्नेचरी हु हैव अ पेन। मतलब उसको साथ में एक ऑथोराइज सिग्नेटरी रखना पड़ेगा जिसके पास पैन कार्ड है, मतलब एक तरीके से विटनेस रखना पड़ेगा। इन केस बिजनेस एंटिटी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और यूनिक आइडेंटिफिकेशन के नंबर पे क्या मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। अभी जो सीटीपी और एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन मिला वो कब तक वैलिड रहेगा, तो जो रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन में पीरियड दिया था वो दिन ले लो या 3 महीना ले लो, 90 डेज ले लो, दोनों में से अर्लियर डेट रहेगा वहां तक क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। पर ये 90 डेज जो है फर्दर एक्सटेंड हो सकते हैं 90 डेज तक। करेक्ट है। अगर आपको फर्दर एक्सटेंड कराना है तो उसके रिलेटेड भी आपको क्या कर देना पड़ेगा, एडवांस में टैक्स जमा करा देना पड़ेगा। फिर बात करें सीटीपी और एनआरटीपी जो है उनको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जो टीआरएन मिलता है उस बेसिस पे उनको क्या करना पड़ता है, टैक्स जमा कराना पड़ता है। डीम रजिस्ट्रेशन क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता। अगर एसजीएसटी यूटीजीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया है तो आपको मान लिया जाएगा आप सीजीएसटी में भी रजिस्टर्ड हो। अगर एसजीएसटी यूटीजीएसटी में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है तो आपको ये मान लिया जाएगा आप यहाँ पे भी रिजेक्टेड हो। यहाँ पे एक हेडिंग डाल देना, अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अमेंडमेंट के लिए देखो 2 चीज़ें। अमेंडमेंट का मतलब क्या है, आपने जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया था तब कुछ डिटेल डाली थी, अभी वो चेंज हो गई तो आपको कुछ चेंज कराना है रजिस्ट्रेशन में, तो आप करा सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल करा सकते हो। 2 तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है, एक होती है कोर फील्ड इन्फॉर्मेशन, एक होती है नॉन कोर फील्ड इन्फॉर्मेशन। कोर फील्ड इन्फॉर्मेशन मतलब जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नॉन कोर फील्ड का मतलब क्या है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोर फील्ड इन्फॉर्मेशन में क्या आ गया, बिजनेस का नाम आ गया, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आ गया, या एडिशन एंड डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर आ गया, मतलब कोई पार्टनर एडमिशन हुआ, किसी का रिटायरमेंट हुआ, कोई चल बसा, ऐसा कुछ हो गया। तो टैक्सेबल पर्सन क्या करेगा, अमेंडमेंट के लिए 15 दिन में अप्लाई करेगा, प्रॉपर ऑफिसर उसको 15 दिन में क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा। प्रॉपर ऑफिसर या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर रिजेक्ट करेगा तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा और शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। पर नीचे एक अमेंडमेंट है, मैं बताऊंगा। रिजेक्शन इन एसजीएसटी डीम टू बी रिजेक्शन इन सीजीएसटी। एक बार एसजीएसटी में रिजेक्शन हो गया तो सीजीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा, अमेंडमेंट रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। अमेंडमेंट shall be effected from occurrence of event warranting such amendment। ठीक है, तो ये तो कोर फील्ड। डेट कैसे याद रखने का, देखो आगे जितने भी कैंसिलेशन, रिवोकेशन टू कैंसिलेशन वगैरह कंसेप्ट आएंगे उसमें 30 डेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट मतलब क्या, आप रजिस्ट्रेशन में चेंज कर रहे हो तो उतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आधा दिन, 15 दिन। करेक्ट है, तो 15 दिन में आप अप्लाई करोगे, 15 दिन में वो एक्सेप्ट करेगा। नॉन कोर फील्ड इन्फॉर्मेशन। नॉन कोर फील्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें चेंज करा रहे हो तो आपको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कॉमन पोर्टल पे जाओ, ओटीपी के बेसिस पे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट कैन नॉट बी फाइल्ड फॉर चेंज इन पैन। आप पैन नंबर चेंज करने के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते अमेंडमेंट का, क्योंकि पैन ही तो बेसिस है जिससे आपको रजिस्ट्रेशन मिला है। और दूसरा, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते बिकॉज उसका अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। अगर प्रॉपर ऑफिसर ये काम नहीं कर पाता, अगर वो 15 दिन में क्या नहीं कर पाता, सबमिशन के 15 दिन में या फिर 7 दिन में वो सोकॉज नोटिस के रिप्लाई में अगर वो जवाब वगैरह नहीं दे पाता, तो ये मान लिया जाएगा कि आपका अमेंडमेंट क्या हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट आता है कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन का हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, या रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिवोकेशन टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो सकता है। कैसे क्या होगा समझते हैं। सबसे पहले ये समझो कैंसिलेशन क्यों हो सकता है। या तो आपके बिजनेस का अमालगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, डिस्पोजल हो गया, या आपका बिजनेस ट्रांसफर हो गया, या फिर किसी भी रीजन से जैसे कि डेथ ऑफ पार्टनर की वजह से, प्रोप्राइटर की वजह से बिजनेस क्या हो गया, अभी खत्म ही हो गया। आपके बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, पहले ABC पार्टनर थे अभी DEF पार्टनर है, या आप टैक्सेबल पर्सन जो पहले थे अभी टैक्सेबल रहे ही नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ जी, ये 4 केस हो सकते हैं। नीचे और कुछ केस हो सकते हैं। प्रॉपर ऑफिसर जो है वो भी कैंसिल कर सकता है अगर आप ये प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन करते हो। जैसे आपका रूल 21 ऑफ CGST रूल्स में आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो, अवेल्स आई, पहला पॉइंट है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है।
अगर आप क्या करते हो, रूल 21 क्या है, जो आपका बैंक अकाउंट का लिमिट मैंने आपको बताया था ना कि पहले कैसा होता था, पहले ही लेना पड़ता था, अभी बाद में भी ले सकते हो। अगर उसका कुछ वायलेशन करते हो, अगर उसका कुछ वायलेशन कर देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। दूसरा, अगर आप सेक्शन 16 में जो आईटीसी लेने की जितनी भी लिमिट है उससे ज़्यादा या उसका वायलेशन करते हो तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आप अगर वायलेट करते हो प्रोविजन ऑफ रूल 86B, ये 86B क्या है, वो 1% आपको कैश में पेमेंट करना होता है, वो वाला। और चौथा, आप डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई GSTR1 फॉर वन और मोर टैक्स पीरियड विच इज़ इन एक्सेस ऑफ, मतलब क्या लिखा है कि आप GSTR1 में जो सेल्स का डेटा है वहां पे क्या करते हो, ज्यादा सेल्स दिखाते हो ताकि सामने वाली पार्टी को क्रेडिट मिले, और GSTR3B में वही सेल्स कम दिखाते हो। ऐसा कुछ करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। फिर उसी के आगे के पॉइंट है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने ये सब कॉन्ट्रावेंशन की है, क्या कॉन्ट्रावेंशन की है, अगर उसने अपना जो डिक्लेयर प्लेस बताया था उसको छोड़ के कहीं और से बिजनेस कर रहा है, वो सेल तो करता ही नहीं है, सिर्फ इनवॉइस इश्यू करता है, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आप एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर का वायलेशन करते हो, मतलब ये क्या है कि आपका ये होता है कि आप अगर कोई किसी चीज़ का क्रेडिट ले रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है उसको आगे पहुंचाना। अगर आप नहीं पहुंचा रहे हो, बेसिकली सिलेबस में नहीं है, और वायलेट करते हो रूल 10A, मतलब जो बैंक अकाउंट का डिटेल आपने नहीं दिया है, बैंक अकाउंट का डिटेल जो आपको देना चाहिए था विद इन टाइम आप नहीं देते हो। रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर कंटिन्यूसली 6 मंथ, अगर 6 महीना तक कंसिक्यूटिवली रिटर्न नहीं फाइल करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अगर आप 3 कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड तक क्या नहीं करते, कंपोजिशन लेवी वाले हो और अपना रिटर्न वगैरह नहीं फाइल करते, तो आपका ये कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन। अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था, मतलब आपने बोला था मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए, और 6 महीने तक आप उसमें बिजनेस नहीं करते हो, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करते, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया था बाय वे ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सेपरेशन ऑफ फैक्ट, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। 12-14 पॉइंट है कुछ, या क्लास में ट्रिक वगैरह सब बताई थी याद करने की, तो उससे हो जाएगा। एक दो जो मैंने ऊपर रूल 21 को ये बैंक अकाउंट वाला बताया था, ये गलत है। ये एक्चुअली क्या है, हेडिंग है, हेडिंग के नीचे मतलब रूल 21 ऑफ CGST रूल्स में ये लिखा हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल हो सकता है, उसमें ये सब पॉइंट्स है, करेक्ट है। वो बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था, बैंक वाला यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया, प्रॉपर ऑफिसर आपका कैंसिल कर रहा है, कोई भी सिचुएशन सोच सकती है, करेक्ट है। आपका कैंसिलेशन होने वाला है, तो ऐसा तो नहीं है ना आज कैंसिलेशन के लिए बोला और कल कैंसिलेशन हो गया। कैंसिलेशन इस पीरियड पे होगा, आपने अप्लाई यहाँ किया या आपका यहाँ पे होने वाला था, और एक्चुअल कैंसिलेशन यहाँ पे होता है। ये जो बीच का पीरियड है, यहाँ पे अभी मैं क्यों रिटर्न फाइल करूँ, मैं क्यों टैक्स भरूँ, ये सब चीज़ें होगी, करेक्ट है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस पीरियड में आपका रजिस्ट्रेशन हम क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, ताकि आपको फ्री हो जाओ रूटीन कंप्लायंस से, करेक्ट है। पीरियड एंड मैनर ऑफ सस्पेंशन विल बी एज फॉलोज। ये आपका कुछ सस्पेंशन का पीरियड है और मैनर है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने खुद ने क्या किया है, कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया, अगर खुद ने अप्लाई किया है तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा जब आपने एप्लीकेशन दे दिया उस दिन से, और डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉट, आप जब चाहते थे दोनों में से लेटर डेट है वो आपका क्या मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो चुका है। फिर बात करें कैंसिलेशन इज इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट ने क्या किया है, कैंसिलेशन को इनिशिएट किया है, तो फिर आपका सस्पेंशन कब से माना जाएगा, जब वो कैंसिल आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सस्पेंड रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम डेट डिटरमाइंड बाय हिम। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पहले जो देने की जरूरत थी ना, पिछले अटेम्प्ट में अमेंडमेंट आया था और नीचे लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे अमेंडमेंट, अभी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की जरूरत ही नहीं है, विदाउट अफोर्डिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो कौन से पीरियड से होगा, जिस दिन डिपार्टमेंट को सही लगता है उस दिन से क्या हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई, कोई टैक्स इनवॉइस वगैरह इश्यू नहीं करेगा और कोई तरीके का उसको रिटर्न नहीं भरना है। और सस्पेंशन जो रिवोक हो जाएगा जब आपका एक्चुअली रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, उस दिन आपका सस्पेंशन क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है, कुछ अमेंडमेंट आए थे सस्पेंशन के रिलेटेड। अगर आपका GSTR1 का कंपैरिजन, ये सब क्लास में बहुत अच्छे से बहुत इन डिटेल समझाया हुआ है। नीचे GST
पिछले साल जो अमेंडमेंट आए थे ना, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें ये सब चीज़ें समझाई हुई है इन डिटेल, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। वेयर कैंसिलेशन इज इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट, अगर आपका रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन का इनिशिएशन कौन करता है? डिपार्टमेंट करता है, ऑन इट्स ओन, खुद से करता है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन हैज़ बीन सस्पेंडेड, और वो पर्सन का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो चुका है, तो सच पर्सन शैल नॉट ग्रांट एनी रिफंड, तो वो उस पीरियड का उसको कोई तरीके का रिफंड भी नहीं मिलेगा। और सस्पेंडेड जो है वो क्या हो जाएगा? ऊपर मैंने क्या बोला, जिस दिन आपका कैंसिलेशन हो जाता है उस दिन क्या हो जाएगा? सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। पर यहाँ पे फिर एक अमेंडमेंट करके डाला गवर्नमेंट ने, कि गवर्नमेंट ने बोला कि अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो उससे पहले भी क्या कर सकता है? रिवोकेशन कर सकता है सस्पेंशन का, कि मतलब अभी आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? फटाफट मैं करा रहा हूँ ताकि आपके कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए। फिर बात करते हैं प्रोसीजर फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होने का क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले अगर रजिस्टर्ड पर्सन खुद चाहता है कि मेरा क्या हो जाए, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, तो उसका क्या प्रोसीजर है? तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। जब भी ऊपर वो बहुत सारे इवेंट थे ना 14-15, उसमें से कुछ एक हो जाता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन करना पड़ेगा। दूसरा, फर्निश डिटेल ऑफ इनपुट और सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आपके स्टॉक में सामान पड़ा है, जिसका पहले आपने आईटीसी लिया था, उसका आपको डिटेल देना पड़ेगा और उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपने 30 डेज में एप्लीकेशन किया, प्रॉपर ऑफिसर इश्यू करेगा ऑर्डर, कितने टाइम में? विदिन 30 डेज कर देगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर खुद कैंसिल करना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि आप कुछ तो गलत काम कर रहे थे, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, तो वो आपको सो कॉज नोटिस भेजेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। 7 दिन के अंदर अंदर आपको उसका क्या करना है? जवाब देना है। करेक्ट है? अगर सप्लाई जो सो कॉज नोटिस था उसका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा प्रोसीडिंग। इफ पर्सन इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग सो कॉज नोटिस, देखो बहुत सारे तरीके थे जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता था, जिसमें एक ये भी था चीज कि अगर आप अपना रिटर्न नहीं फाइल करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो आप सो कॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं करते, आप जितने भी रिटर्न वगैरह थे वो क्या कर देते हो? फाइल कर देते हो, उसके ऊपर जो भी टैक्स वगैरह आता है वो क्या कर देते हो? जमा करा देते हो, तो भी आपका ये कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगा। आपका कैंसिलेशन का ऑर्डर आपको 30 डेज में मिल जाएगा फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई ऑफ सो कॉज नोटिस, और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन जो ऑर्डर में लिखा रहेगा वो माना जाएगा। ये आईटीसी में पढ़ेंगे कि कैंसिलेशन के टाइम कैसे आपको पेमेंट वगैरह करना है, मतलब कितना करना पड़ता है। जो आपका आईटीसी है वो या आउटपुट टैक्स पेएबल है, विच एवर इज हायर, आपको पेमेंट करना पड़ता है। और कैंसिलेशन डज नॉट अफेक्ट जीएसटी लाइबिलिटी फॉर द पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन, मतलब आपका ये डेट पे क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। करेक्ट है? यहाँ पे क्या हो चुका है? रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। इससे पहले वाला जो टैक्स लाइबिलिटी है, आप ये नहीं बोल सकते अभी तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, मैं क्यों भरूं? वो तो आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आपका यूआईएन है तो कैंसिलेशन अप्लाई ही नहीं होता, और अगर आपने कैंसिलेशन एसजीएसटी में किया है तो ये मान लिया जाएगा कि आपका सीजीएसटी में भी क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 30 रीड विद रूल 23, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका रिवोकेशन हो सकता है क्या? मतलब देखो, आपने अगर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है उसका तो रिवोकेशन नहीं हो सकता। रिवोकेशन मतलब अभी कैंसिलेशन नहीं होगा। अगर डिपार्टमेंट आपका कैंसिलेशन करना चाहता है तो आपका क्या हो सकता है? रिवोकेशन हो सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है, कौन करता है? प्रॉपर ऑफिसर करता है अपने खुद से, तो एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन आप फाइल कर सकते हो 30 डेज के अंदर अंदर। वो पीरियड एक्सटेंड हो सकता है और 30 डेज में, और नीचे एक अमेंडमेंट आया था कि वो पीरियड और एक्सटेंड हो सकता है 30 डेज से। अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वो क्या कर सकता है? रिवोक कर सकता है बाय ऑर्डर विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अदरवाइज वो आपका रिजेक्ट भी कर सकता है जो आपका रिवोकेशन का एप्लीकेशन है, आफ्टर गिविंग सो कॉज नोटिस। एप्लीकेंट को जब सो कॉज नोटिस मिलेगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? उसका रिप्लाई करना पड़ेगा, और आफ्टरवर्ड्स प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? एप्लीकेशन डिस्पोज कर सकता है विद इन 30 डेज। ऊपर मैंने बोला था ना 30 डेज प्लस 30 डेज था, उसको और 30 डेज से एक्सटेंड किया गया है। मतलब 30 डेज में आप कर सकते हो, प्लस 30 डेज में अगर आप एसी या जेसी का ले लेते हो परमिशन, और अगर कमिश्नर का परमिशन ले लेते हो तो और 30 डेज तक आप क्या कर सकते हो? एप्लीकेशन कर सकते हो। फिर अगर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड फॉर फेलियर इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, अगर आप रिटर्न फर्निश करने में फेल हो गए थे जिसकी वजह से आपका क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, तो रिवोकेशन हो जाएगा अगर आपने रिटर्न वगैरह सब टाइम पे भर दिए हैं तो। वेयर द एंड तक हम पहुंच चुके हैं। और उससे पहले अगर ये आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको ये बुक मंगानी है तो ओनली एट ₹500
आपको हार्ड कॉपी ब्लैक एंड वाइट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप साथ में यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, बिकॉज एकदम कम कॉस्ट में देना है तो आप मंगा सकते हो, जिसमें इनकम टैक्स GST दोनों बुक्स रहेंगे। करेक्ट है, मतलब बेसिकली जो मैं रिवीजन के लिए नोट्स यूज़ करता हूँ वो आपको मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करें। लास्ट अभी इतना सा ही बचा है, कैंसिलेशन वाला पार्ट और रजिस्ट्रेशन चैप्टर वाला पार्ट। अगर रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका कैंसिल हो जाता है विथ इफेक्ट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आपको देखो रजिस्ट्रेशन जिस टाइम पे कैंसिल हो चुका है उसके बाद के रिटर्न तो आप नहीं भर सकते, पर अगर आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है तो उसके पहले के पीरियड के जितने भी रिटर्न है ये वाले, वो आपको क्या करने पड़ेंगे, सब फर्निश करने पड़ेंगे। जब आपको ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन मिला उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। अगर आपका रिवोकेशन क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, तो जब रिवोकेशन का ऑर्डर है उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये वाले भी कर देना। मतलब यहाँ पे कैंसिलेशन हुआ था, यहाँ पे रिवोकेशन हुआ था, तो ये वाली बात है। वेयर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब पिछले टाइम का भी आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, तो एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन इज अलाउड। कंडीशन सेम है कि जितने भी रिटर्न है आपके वो क्या होने चाहिए, वो आपने फाइल कर देना चाहिए विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सच रिवोकेशन। UIN होल्डर का भाई कैंसिलेशन ही नहीं हो सकता तो रिवोकेशन कैसे होगा। अगर SGST में कैंसिल हो जाता है तो CGST में डीम कैंसिलेशन हो जाएगा। और कैंसिलेशन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर और लीगल हियर कैन नॉट बी रिवोक्ड, मतलब आपने पहले खुद ने बोला था कि मेरा रजिस्ट्रेशन क्या करो, कैंसिल कर दो, अब आप उठ के बोलते हो कि नहीं मेरा कैंसिल मत करो, मेरा रिवोकेशन, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने खुद ने कैंसिल किया है तो रिवोकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मोटा मोटी बहुत कम टाइम में, मैंने इससे कम टाइम में GST रजिस्ट्रेशन कोई नहीं करा सकता। थोड़ा फास्ट था मैं भी मानता हूँ, पर आपके लिए अभी ये टाइम पे यही सही है। एकदम इन डिटेल चाहिए तो आप क्लास आपके फ्रेंड को चाहिए, आपको चाहिए, कभी भी आप बाय कर सकते हो। लोवेस्ट फ़ी पॉसिबल, उससे कम फ़ी में पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता ये क्वालिटी पे। ठीक है, तो चलो टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।